नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज़ादी की लड़ाई में आज हम पहुंचते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ। यह आंदोलन अभी थोड़ा बाकी है, कह सकते हैं आंदोलन में अभी बहुत जान बाकी है। 1942 के भारत में मैंने बताया था किस मिशन भारत में आकर के लौट गया था और कोई सही सलूशन या उपाय नहीं हो पाया। फिर हमने यह आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें कौन कौन से उपनाम हैं। इसको नेतृत्वहीन क्रांति कहते हैं, लीडरलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं, स्वतंत्रता स्फूर्ति आंदोलन कहते हैं और आज़ादी की अंतिम लड़ाई कहते हैं। इस आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आते हैं। मैंने बताया था डू और डाई, भारत की बालू से हम कई संस्थाओं को बनाएंगे और हम दुधारी तलवार और आग से खेलने जा रहे हैं। इसके बाद आंदोलन जब शुरू हुआ तो ऑपरेशन जीरो आवर शुरू हुआ। कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भी इसको स्वीकार किया गया। ऑपरेशन शून्य जो अंग्रेजों की तरफ से चला, सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हुई और सबको अलग अलग स्थानों पर नज़रबंद किया गया। पूना के आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, रमैया जैसे लोग थे। तो अल्मोड़ा में नेहरू जी थे, बागुड़ी बॉम्बे में मौलाना आजाद थे, पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो हजारीबाग की जेल में जयप्रकाश नारायण, जिसमें जेपी नारायण जेल से फरार भी हो गए थे। इसी बीच आंदोलन में नई जान देने के लिए लोहिया और उनके साथ के लोगों ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम है भूमिगत आंदोलन। तो अंडरग्राउंड मूवमेंट भी इसी का एक पार्ट है, जिसमें राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आसिफ अली, उषा मेहता की प्रमुख सक्रिय भागीदारी थी। अब अगले पड़ाव पे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता ने भी जगह जगह प्रशासन अपने हाथ में लिया और उस क्षेत्र में अंग्रेजों के समानांतर अपनी गवर्नमेंट चलाई, अपनी सरकार चलाई। तो हेडिंग मैंने लिखी है फॉर्मेशन ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट, यानी हिंदी में बोले तो समानांतर सरकारों की स्थापना। एक तरफ ब्रिटिश शासन है, एक तरफ हमारा शासन है। ये इस बात का सिंबल था अब हम आज़ाद होंगे, क्योंकि प्रशासन अब हम चलाना सीख गए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में कितनी समानांतर सरकारें बनी, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, यानी कितने सबसे ज़्यादा समय तक काम किया, किसने सबसे कम समय तक काम किया, किसका एरिया सबसे ज़्यादा था, किस सरकार का कौन सा नायक है, लीडर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अभी तक के एग्जाम में सैंपल मिले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके किसी भी एग्जाम में, जो भी वनडे एग्जाम आप देते हैं, अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो उसी सैम्पलिंग के आधार पर ये आपको मिल जाएगा। सैम्पलिंग का मतलब होता है प्रतिदर्श। अब भगोने में चावल पकाए, कुकर में पकाए, कुकर में तो चलिए सीटी लगती है, सब चावल एक साथ पकते हैं। भगोने में क्या होता है कि हम चेक करते हैं पका है कि नहीं पका। तो एक दो चावलों से हम पूरे चावल का अंदाज़ा लगा लेते हैं। शरीर के एक बूंद खून से शरीर में हीमोग्लोबिन कितना है इसका अंदाज़ा मिल जाता है। आए हुए प्रश्नों से हम ये सैम्पलिंग कर लेते हैं, ये अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसे ही होना चाहिए और उसी अनुमान पर हम सब निर्भर होते हैं। पेपर तो देने नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो दे चुके हैं उनसे आइडिया। तो समानांतर सरकार की स्थापना, सरकार कौन सी है और किस जगह पर है और उसका नायक कौन है। तो पहली सरकार बलिया, ये उत्तर प्रदेश का जिला है बलिया, ठीक। और इसके नायक हैं चित्तू पांडे। ये पहली सरकार है और चित्तू पांडे ने यहाँ के प्रशासन को अपने हाथ में लिया। तो बलिया की सरकार प्रथम और सबसे कम समय तक चलने वाली सरकार है। लगभग 2 दिन इसको मिले थे। सबसे फर्स्ट है एंड शॉर्टेस्ट है इंग्लिश में, क्योंकि 2 दिन के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को पुनः जीत लिया, अपने हाथ में प्रशासन पुनः ले लिया। तो चित्तू पांडे इस समांतर सरकार के नायक हैं।
जिन्होंने भारत में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी एक सरकार चलाई। ऐसा नहीं कि ये पहली शुरुआत थी। अगर हम पूरे स्ट्रगल को ध्यान से देखें तो ब्रिटिशों में जब क्रांतिकारी आंदोलन हम आपको पढ़ाएंगे तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने काबुल में फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय 1915 में अपनी टेम्परेरी सरकार बनाई, जिसके वो राष्ट्रपति थे और बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। ऐसे 21 अक्टूबर 1943 को 1943 को दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बनाई, जिसको 9 राज्यों ने 9 देशों ने बाकायदा सपोर्ट भी किया था, समर्थन भी दिया था। वो इस सरकार के प्रेसिडेंट थे और सर्वेसर्वा थे। इसी टाइप की सैम्पलिंग भारत में भी हुई थी। फिलहाल बलिया की सरकार सबसे कम समय तक चली, पहली है और सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली सरकार है, उसका नाम है मिदनापुर की सरकार। इसी को जातीय सरकार कहते हैं और इसी को तामलुक सरकार कहते हैं। इसमें ध्यान ये रखना है कि इस सरकार के 3 नाम हैं। यह सरकार बंगाल स्टेट में बनी। बंगाल में जो जिले हैं उनको तामलुक कहते हैं। जिला है मिदनापुर और यहाँ के जो जनजाति लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उन्होंने इस सरकार को शुरू किया था। तो इसीलिए पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन बनता है इस आधार पर कि मिदनापुर की सरकार, तामलुक सरकार, जातीय सरकार भारत के किस प्रांत में बनी? तो वो प्रांत है बंगाल। इस सरकार के नायक थे सतीश सावंत। आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भी भारतीयों ने प्रशासन को अपने हाथ में लिया और सतारा की सरकार, जो आज का महाराष्ट्र या बॉम्बे प्रांत, क्योंकि बॉम्बे से मिला, इसमें 2 लोग थे, नाना पाटिल, बाई बी चौहान, नाना और चौहान, इन लोगों ने सतारा सरकार भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार है और सबसे अधिक एरिया को कवर करने वाली सरकार है। यानी ये सबसे लॉन्गेस्ट है और मैक्सिमम एरिया कवर करती है। सबसे बड़ी सरकार है और सबसे लंबे समय तक इसका ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा था। हम ये भी कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब तक चला? जब तक सतारा में ये सरकारें चलती रहीं। क्योंकि कहीं भी कोई विरोध करता है, कोई जन आंदोलन करता है, तो वो उसी का एक भाग है। तो सतारा की सरकार चूँकि भारत छोड़ो आंदोलन का ही एक पार्ट है, इसलिए ये सरकार सबसे बड़ी थी। और सर्वाधिक अवधि तक, यानी 1945 तक ये चलती रही। जहां बलिया की सरकार सबसे छोटी सरकार थी, सबसे कम समय तक चलने वाली सरकार थी, तो सतारा की सरकार सबसे बड़ी सरकार थी,
सबसे अधिक समय तक चलने वाली थी। तो बलिया का उल्टा हो जाएगा सतारा। ये 3 सरकारें स्पष्ट हैं। लेकिन एक प्रांत है उड़ीसा, वहाँ का एक प्लेस है तलचर, तो वहाँ भी छुटपुट कुछ सैंपल मिलते हैं। उसके नायक इतिहास में गुम है, लेकिन प्लेस का नाम क्लियर है। तो कभी कभी किस टाइप पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि किन किन क्षेत्रों में समानांतर सरकारें बनी, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं नंबर 4 तलचर की सरकार, यानी बलिया, मिदनापुर, सतारा और तलचर। चार प्लेस हैं, ध्यान रखते हैं। बलिया, मिदनापुर, सतारा, तलचर, BMST। प्लेस आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन बलिया चूंकि फर्स्ट है इसलिए महत्वपूर्ण है। तलचर है उड़ीसा में, और यहाँ पर हम टैग लगा देते हैं, इसका कोई लीडर स्पष्ट नहीं मिलता। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन अपने अपने तरीके से ये चलता रहा, और अब वक्त आ गया है इसको क्लोज किया जाए, क्योंकि आंदोलन की दिशा और दशा आगे बढ़े। देखते देखते 1945 आ गया। 1944 की घटना जो इसके पैरेलल चली वो है CR फार्मूला, वो हम बाद में बताएंगे। आंदोलन को जब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तब उसके गवर्नर जनरल थे लिन लिथगो, जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया था। लेकिन आंदोलन समाप्त होने के समय 1945 के समय भारत के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वेवेल। तो वेवेल के पास एक प्रेशर था कि किसी तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन बंद हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई थी, और इधर ब्रिटेन में चुनाव हुए थे। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री भी बने, तो ले देकर के सत्ता परिवर्तन भी हुआ और अंग्रेजों की जीत विजय भी हुई। तो इसी आधार पर यह प्लान बना कि किसी भी तरीके से आंदोलन बंद किया जाए। तो इसी आधार पर बेवल ने एक प्लान बनाया, उसको बोलते बेवल की योजना, 14 जून 1945। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं। एग्ज़ाम में कुछ ऐसी इवेंट्स हैं वनडे एग्जाम में जहाँ पर केवल उनका क्रम, उनका ईयर, उनकी डेट ही पूछी जाती है। जैसे क्रिस मिशन 42, कैमर मिशन 46, बेवल प्लान 45, CR फार्मूला 44 और माउंटबेटन प्लान 47। प्रथम दृष्टया तो इतना ही हमें आना चाहिए, फिर इनका क्रम आ जाए, फिर इनके अंदर की बातें जहाँ जरूरी हो, सब में नहीं। तो बेवल प्लान 14 जून 1945, और इसी के बाद एक सम्मेलन होता है, एक कॉन्फ्रेंस होता है जो होता है शिमला में, जिसको बोलते हैं शिमला सम्मेलन, 25 जून 1945। ये 2 इवेंट हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद होती है। आंदोलन यहीं से समाप्त भी हो जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि 1945 की घटना है और हम एक क्रम से चल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि एक छोटी सी इवेंट है वो भी क्यों ना बता दी जाए। आंदोलन तो समाप्त हो ही चुका है लगभग। इसमें आपको मैंने बताया ऑपरेशन जीरो, भूमिगत आंदोलन और समानांतर सरकारें। भारत छोड़ो आंदोलन में ये 3 इवेंट हैं। इससे पहले अशोक आंदोलन भी पढ़ा, सबने विज्ञान आंदोलन भी पढ़ा, उनकी अपनी अपनी इवेंट है। तो हर घटना एक मूवी के समान है, उसकी अपनी कहानी है, इसकी भी अपनी कहानी है, उसके अपने करैक्टर हैं, इसके भी अपने करैक्टर हैं, उसकी अपनी स्टोरी है, इनकी अपनी स्टोरी है। बस जैसे पूछा जाए वैसे ही उनको क्लियर करें। अब आगे बढ़ते हैं।
CR फार्मूला। हिंदी में भी लिखेंगे तो ऐसे ही होगा। क्या है CR फार्मूला? अभी रिसेंटली जो पीसेस के पेपर हुए उसमें पूछा गया CR फार्मूले का मतलब का संबंध किससे है? भारत पाकिस्तान विभाजन से, संविधान सभा की स्थापना से, हरिजन वर्ग के आरक्षण से, या महिलाओं की सशक्तता से? तो उसका संबंध है भारत पाकिस्तान के विभाजन से। अब CR का मतलब क्या है? या CR का मतलब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे आज़ादी के बाद, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे आज़ादी से पहले। तो उन्होंने 1944 में फार्मूला दिया था, उसी को बोलते हैं CR फार्मूला। ठीक, यहाँ CR बराबर राजगोपालाचारी। अब क्या है फार्मूला? ये फार्मूला भारत के विभाजन से संबंधित है। कैसे संबंधित है? देखिए, प्रैक्टिकल तरीके से अगर हम समझाएं, व्यवहारिक तरीके से, जो कि आप भी सोशल हैं, हम भी सोशल हैं, परिवार में आप देखते हैं जब घर में मेंबर ज़्यादा होते हैं या कम होते हैं, अगर एक साथ नहीं बनती है तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें अलग कर दो, हमारा साथ में रहने का मन नहीं है, और अगर नहीं रहेंगे तो फिर रोज़ घर में झगड़े होंगे। तो समझदारी इसी में है किसी की, जो घर के बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, घर में शांति बनी रहे, तो जो अलग होना चाहता है तो उसको सही तरीके से अलग कर दिया जाए, उसकी जगह दे दी जाए, अपना रहे, खाए पिए, मजा करे। तो ये है दूरदर्शिता, जो CR चक्रवर्ती गोपालाचारी 1944 में ही समझ गए थे। पाकिस्तान जिस तरीके से मांग कर रहा था कि हमें आज़ाद करो, भारत को आज़ाद करो, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं, घर का विभाजन नहीं होगा। तो अब देख, घर में जो लोग चाहते थे कि झगड़ा आलम मलक नहीं करेंगे, तो वो उनको समझाएंगे बुझाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। जिनको अलग होना है वो अलग होंगे। ऐसी स्थिति में रोज़ घर का माहौल ख़राब होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर भी थी। कांग्रेस के सीनियर व्यक्ति, उसमें महात्मा गांधी भी हैं, बाकी लोग भी थे, इन्होंने विभाजन का हमेशा विरोध किया, क्योंकि विभाजन कोई नहीं चाहता कि घर में रामायण महाभारत बन जाए, और हम 7-7 हैं तो हम 7-8 हो जाएं। लेकिन सच को हम झुठला नहीं सकते। तो यही वजह थी कि CR ने कहा कि जब पाकिस्तान, बाकी लोग भारत में नहीं रहना चाहते हैं, अलग देश की मांग करते हैं, घर में बंटवारा चाहते हैं, तो समझदारी इसी में है, जो जनता है, जो घर के लोग हैं, उनसे पूछ लिया जाए, वोटिंग करा ली जाए, कौन यहाँ रहना चाहता है, कौन वहाँ रहना चाहता है, कौन इस कमरे में रहना चाहता है, कौन उस कमरे में रहना चाहता है। उसके आधार पर एक सबसे सही तरीके से एक सीमा रेखा खींच दी जाए, जैसे घर में लाइन खींच दी जाती है और बीच की दीवार उठ जाती है। तो इससे क्या होगा कि वो भी सुकून से रहेंगे, हम भी सुकून से रहेंगे, नहीं तो खून खराबा होगा, दंगे होंगे, यही सब हुआ। तो CR फार्मूले में यही हुआ था कि जन्म संग्रह के आधार पर भारत का विभाजन हो। और आगे चल कर के जब रेडक्लिफ कमीशन भारत में आया 1947 में, तो उसने CR फार्मूले को ही बेस माना, क्योंकि उसने भी वही किया जो CR फार्मूले में कहा गया। जनता से वोटिंग कराई गई कि वो कहाँ रहना चाहती, उसी के आधार पर रेडक्लिफ लाइन खींची गई। तो हम बिल्कुल साफ लाइन में बोले तो भारत का विभाजन, चाहे भारत पाकिस्तान के साथ हो, चाहे भारत बांग्लादेश के साथ हो, इसका आधार है CR फार्मूला। रेडक्लिफ
कमीशन का आधार है CR फार्मूला, तो इसने एक तरीका बताया कि ऐसा हो सकता है। तो यही है CR फार्मूला, भारत के विभाजन से संबंधित है। और इनका सुझाव था, सजेशन था कि जनमत संग्रह के आधार पर भारत का विभाजन इस तरीके से CR फार्मूला रेडक्लिफ कमीशन का आधार है या स्रोत है। इसीलिए उसको एक आइडिया दिया कि ऐसा होना चाहिए। भारत पाकिस्तान का जो भी बंटवारा है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस फार्मूले का आइडिया था। ठीक, तो विभाजन तो अंग्रेजी करेंगे, लेकिन भारत में CR इतने दूरदर्शी थे, उन्होंने पहले ही बात कह दी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत में विभाजन हो, लेकिन हम सच को झुठला नहीं सकते। परिस्थितियाँ जब बदलती हैं तो हमें झुकना पड़ता है। तो इस आधार पर ये है। अब भारत छोड़ो आंदोलन हमारा चल रहा है, उसी दौर में ये फार्मूला आया। एक साल बाद बेबल ने एक अनाउंसमेंट किया और उसी के आधार पर सभी नेताओं को रिहा किया गया। अब घटनाएं थोड़ी सी जल्दी चलेंगी और हम भी थोड़ा सा जल्दी ही चलेंगे, जिससे मैक्सिमम टारगेट अचीव हो जाए, क्योंकि स्ट्रगल में अभी भी कई चीज़ें हैं जो बाकी हैं। पहला तो टारगेट है कि हम आज़ाद हों, फिर उन पे काम किया जाए। इसके बाद फिर इनसे संबंधित प्रैक्टिस कराई जाए प्रश्नों की, जिससे सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो क्लियर हो जाए। बेबल योजना, बेबल प्लान, ये 1945 को है, 45। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका जो प्रारंभ हुआ, जब इसका अंत हुआ, जब प्रारंभ हुआ तब गवर्नर जनरल लिन लिथगो थी। ठीक, और जब उसकी क्लोजिंग हुई तो लॉर्ड वेबल, ठीक, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो लॉर्ड वेबल ने ये अनाउंसमेंट किया। अब बेबल प्लान का मतलब यही है कि भारत के सभी जो लीडर्स हैं उनको रिहा किया गया और ऐसा होने से इसका प्रभाव ये पड़ा, क्विट इंडिया मूवमेंट
समाप्त हो गया। वैसे भी आंदोलन में अब ज़्यादा जान नहीं बची थी और वेबल ने भी कहा कि अब आंदोलन बंद हो। उसके लिए सभी नेता बाहर आए और मिलकर के वार्ता करें। एक परिषद बनाते हैं जिसमें सभी दल के लीडर्स हों और उनको बुला करके एक मीटिंग की जाए। तो उस मीटिंग को अरेंज किया गया था शिमला में। तो शिमला सम्मेलन में ये ऑफर आया कि सभी नेताओं को बुला करके आगे का सलूशन निकाला जाए। तो वेबल प्लान के अकॉर्डिंग ही शिमला में कॉन्फ्रेंस हुई। तो अगला पॉइंट जो उसमें बन के आएगा वो है शिमला सम्मेलन। तो जो वेबल प्लान के पॉइंट्स हैं वही शिमला सम्मेलन है और इसी आधार पर हम हेडिंग डाल देते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि वेबल प्लान पहले हुआ और शिमला सम्मेलन इसके बाद हुआ। वेबल प्लान के आधार पर ही सभी नेताओं को रिहा किया गया और उनको शिमला में बुलाया गया क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि कुछ रास्ता निकाला जाए। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, ये भी 45 में घटनाओं का क्रम आए तो ये ध्यान रखना, पहले वेबल उनका प्लान होगा, फिर प्लान के अकॉर्डिंग शिमला में सम्मेलन होगा। ठीक, आप आजकल पढ़ते हैं तो प्लान ही यही है कि शिमला में सम्मेलन हो। तो इस तरीके से 14 तारीख 25 हो जाएगी, 14 जून 25 जून, तो 45 दोनों में कॉमन है। ठीक, शिमला सम्मेलन का आधार है वेबल की योजना। वेबल योजना परिणाम है शिमला सम्मेलन और इसमें कुल सदस्य 21 थे, 21, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख थे या कांग्रेस का नेतृत्व बाई कांग्रेस मौलाना आजाद। देखिए, कांग्रेस की तरफ से मौलाना आजाद थे, लेकिन महात्मा गांधी भी शिमला गए थे, लेकिन वो इस सम्मेलन में नहीं गए थे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन ऐसा भारतीय नेता था जो शिमला सम्मेलन में भाग होने के लिए शिमला तो गया लेकिन सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। वो नाम है महात्मा गांधी का, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से थे और गांधी जिन्ना आमने सामने होंगे तो फिर समझ लीजिए क्या होगा, एक तरफ आग है, एक तरफ देसी घी है। तो गांधी जी को लगा कि हमारे होने से बात बिगड़ जाएगी, इसलिए मौलाना आज़ाद ही जाएं, क्योंकि ये भी मुस्लिम है वो भी मुस्लिम है, तो शायद कोई रास्ता निकला है। तो कांग्रेस का नेतृत्व मौलाना आज़ाद ने, मुस्लिम लीग का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी शिमला में उपस्थित थे, लेकिन इस सम्मेलन में अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे। कभी कभी होता है कि शिमला नहीं गए इसलिए एब्सेंट थे, मतलब दर पे आए लेकिन खाली थे गांधी जी। तो कांग्रेस की तरफ से आज़ाद, मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना, मेंबर थे 21। अब हुआ क्या सम्मेलन में, अंग्रेज चाहते थे कि सभी भारतीयों के साथ मिलकर के एक परिषद बनाई जाए, एक काउंसिल बनाई जाए जो गवर्नर जनरल का साथ दे, एक कार्यकारी परिषद जिसमें 15 मेंबर हो। मेंबरों की संख्या घट बढ़ जाए सकती है, लेकिन हम 15 ही मान लेते हैं।
तो उसमें कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ मुस्लिम लीग के होंगे, हर वर्ग के लोग होंगे, और ये अपने अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग परिषद का प्रतिनिधित्व करेंगे, और इसी परिषद के आधार पर आगे का प्लान बनेगा कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इनको फिर प्रशासन में अधिकार दिया जाए। तो भारतीयों को अंग्रेज प्रशासन में देने के लिए जो भी तैयारी कर रहे थे, उसका ही ये परिणाम था शिमला सम्मेलन। तो इसमें प्रस्ताव क्या था? एक 15 सदस्यीय काउंसिल, एक कार्यकारी, एक वर्किंग काउंसिल के गठन का प्रस्ताव था, लेकिन इसका जिन्ना ने विरोध किया। विरोध क्यों किया वो मैं आपको ओरल बताता हूँ, क्योंकि हर चीज़ समझ को कभी लिख नहीं सकते। कुछ बातें समझी जाती हैं, इतिहास में समझना भी बहुत है, सुनना भी बहुत है, और लिखना वो है जो फैक्ट्स होते हैं। इस परिषद में कुछ मेंबर मुस्लिम पॉपुलेशन के भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, और जिन्होंने सारे मुस्लिम मेंबर मुस्लिम लीग की तरफ से रखे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी 2 मुस्लिम मेंबर अपनी तरफ से रखे, मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान। ये दोनों मुस्लिम थे, और जिन्ना ने भी रखे। अब लोग हो गए ज़्यादा, मान लीजिए 5 मुस्लिम मेंबर रखने हैं, तो जिन्ना ने 5 रख दिए, तो कांग्रेस ने रख दिए, टोटल हो जाते हैं 7, तो गड़बड़ है, 2 हटाने। तो जिन्ना की रट क्या थी कि मुस्लिम लीग ही मुस्लिमों का सही अर्थों में प्रतिनिधित्व करती है, यानी मुस्लिम लीग पर्यायवाची है मुस्लिमों का। और कांग्रेस के ये दोनों लोग, मौलाना आज़ाद और खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको तो हम पहले मुस्लिम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान को स्वीकार नहीं करते हैं, ये नहीं चाहते हमारा अलग मुस्लिम प्रांत हो, मुस्लिम राष्ट्र हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि पहली बार अपनों ने ही अपने को मानने से इनकार किया। और पाकिस्तान की का आप समर्थन नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप मुस्लिम ही नहीं। इसका मतलब है राम अशफाकुल्लाह खां हों, जब वो स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हो गए, तो उनकी कुर्बानी का कोई मतलब ही नहीं। मौलाना आज़ाद की देशभक्ति पर किसी को कोई संदेह नहीं, लेकिन जिन्ना ने उनको कटघरे में खड़ा कर दिया। और यही वजह थी कि जिन्ना की संकीर्ण मानसिकता के आधार पर, इस लो मेंटलिटी के आधार पर सम्मेलन टाएं टाएं फिस हो गया, समाप्त हो गया। बेबल को भी लगा कि भारतीयों का कुछ नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकालना था, लेकिन कोई तो ले दे करके शिमला सम्मेलन कैंसिल हुआ, और हम जहाँ से चले थे फिर वहीं पे आ गए। तो कुल मिलाकर के इसमें यह है, भारत छोड़ो आंदोलन को समाप्त करने के लिए बेबल का प्लान आया, और उसी प्लान के अकॉर्डिंग परिषद के गठन के लिए शिमला में बुलाया गया। शिमला में सम्मेलन तो हुआ, लेकिन हो कुछ नहीं पाया। तो ये सारी बातें हैं जो याद रखनी है। इतना सुने रहेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन कम होगा कि पहले प्लान फिर सम्मेलन, पहले प्लान फिर सम्मेलन। क्योंकि होता है कि लेक्चर का मतलब है जो चीज़ें अंदर दबी पड़ी उनको समझाना है। बाकी हम कोशिश भी करते हैं, आपका नोट्स भी बनता चले, चलिए साथ साथ लिखते भी चलते हैं, वो आप भी साथ साथ होमवर्क करते चले, लिखते चले। तो इतना करने के बाद अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1945 में ही भारत में आम चुनाव हुए। इससे पहले 1937 में भारत में आम चुनाव हुए थे, और तब 11 प्रांतों में सरकारें बनी थी। 28 महीने सरकारें चली थीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सरकारों ने रिजाइन दे दिया था। तो अब एटली ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। तो भारत में आम चुनाव हुए। ये दूसरे चुनाव हैं, इससे पहले 37 में हुए थे, जो 1945 में हुए थे। इसको ज़्यादा नहीं बताना है। तो पहले आम चुनाव
1937 में, जिसमें 11 प्रांतों में 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। तो चुनाव का परिणाम क्या है? वही जो था, कांग्रेस सरकार या मंत्रिमंडल आठ प्रांतों में, इसके लिए 1937 का जो लेक्चर मैंने लिया था उसको आप देख सकते हैं। प्रांत वही 8 हैं और गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल जिसमें मुस्लिम लीग और बाकी के जो ग्रुप हैं 3 प्रांतों में, 8, 3, 11। वो 3 प्रांत वही हैं जो पहले थे, बंगाल क्योंकि यहाँ मुस्लिम जनसंख्या अधिक है, पंजाब और सिंध। और 8 प्रांत जो हैं जिसमें बॉम्बे, मुंबई और मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, पश्चिमोत्तर प्रांत, असम, यहाँ पर कांग्रेस की दोबारा सफलता हुई। तो ये भी हो गया। अब इसका फायदा मिलेगा आगे जब आप कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। तो कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के गठन के लिए इन्हीं प्रांतों में जो मेंबर थे, जिनको आज हम एमएलए कहते हैं, जो जनता ने चुने, उन्होंने ही संविधान के चुनाव में संविधान सभा के निर्वाचन में हिस्सा लिया। तो 45 के बाद अब आता है 46। इटली ने अंतर्राष्ट्रीय परिषद के अनुसार ये तय किया कि भारत में हम अपने कैबिनेट का एक दल भारत में भेजेंगे और उसी के आधार पर आगे का रास्ता निकालेंगे। और इसी आधार पर इटली के मंत्रिमंडल के 3 मेंबर भारत में आने को तैयार होते हैं। उस मिशन को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो है कैबिनेट मिशन, जो मार्च 1946 में भारत आया, 1946 में। और लेकिन उसके आने से 1 महीना पहले फरवरी 1946 में भारत में एक छोटी सी छुटपुट हो गई सैनिकों की, और जो अगर नहीं कंट्रोल की जाती तो शायद आज़ादी और कड़वी हो जाती और देर में हो जाती। तो बहुत सूझबूझ से इसको बंद किया गया, समाप्त किया गया। उस छोटी सी घटना का जिक्र हम करने जा रहे हैं। उसका नाम है शाही नौसेना विद्रोह, इंग्लिश में बोले तो रॉयल नेवी रिवोल्ट। आइए, शाही फरवरी 1946 का भारत आ चुका है। और आज की क्लास की ये आखिरी इवेंट है। विद्रोह क्यों हुआ था उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। शिमला सम्मेलन टाइफाइड हो गया था, असफल हो गया था। और जो सैनिक थे, हमारे आर्मी के जो सैनिक थे, उनके साथ जाति, नस्ल, कास्ट, वेतन, भत्ते को लेकर के शुरू से ही भेदभाव हो रहा था। उनको दूसरे दर्जे का समझा जाता था। जो भी हो, इधर भारत छोड़ो आंदोलन बंद हो गया, नेता लोग रिहा हुए, शिमला सम्मेलन हुआ, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तो सैनिकों को लगा कि क्यों ना वही किया जाए जो 1857 के विद्रोह में हुआ। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे ये हुआ। शाही नौसेना विद्रोह भारत के कोस्ट में फैला। तो उस समय भारत का जो कोंकण कोस्ट है, यानी पश्चिमी तट है मुंबई में, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ये कोंकण कोस्ट है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और मुंबई से इसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे यहाँ से भारत के जितने भी कोस्ट हैं पूर्व में, हर जगह इसकी आंच पहुँचने लगी। चाहे वो उड़ीसा का तट हो, चाहे वो तमिलनाडु का तट हो, चाहे वो पश्चिमी तट हो, इन सब में
विद्रोह दिखने लगा। तो अंग्रेजों ने भी इसको दबाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया और इधर शाही कैबिनेशन भारत में आने वाला था। तो ऐसी स्थिति में अगर ये विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, मुंबई से आगे बढ़ जाता, क्योंकि असंतोष तो हर जगह था, आग लग चुकी थी, बस फैलने जा रही थी। तो इसको रोकने के लिए प्रयास हुए। इतनी सारी बातें बता दें। अब इसको शुरू करते हैं। शाही नौसेना विद्रोह कहाँ पे शुरू हुआ? प्लेस मुंबई तट पर। उस जहाज का नाम क्या है? तलवार, जलपोत। ठीक। कब शुरू हुआ? 1946 में। क्यों शुरू हुआ वो ओरल मैंने बताया, पर्ची लिखवाना नहीं है। उसकी वजह थी जात कास्ट के सैनिकों को वैसे भी अंग्रेज उतना रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो ऐसी स्थिति में इसमें सैनिकों को समझाने के लिए मध्यस्थ की भूमिका, रोल ऑफ मीडिएटर, सरदार पटेल और जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भाई। मदद का मतलब है सैनिकों को शांत कराने के लिए सरदार पटेल कांग्रेस की तरफ से, मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से। क्योंकि कुछ सैनिक मुस्लिम थे, कुछ सैनिक हिंदू थे, तो अलग अलग पार्टी थी। दोनों चाहते थे कि कैबिनेट भारत में आए और मुस्लिम लीग को लगा कि पाकिस्तान बनेगा, हमको लगा कि भारत आज़ाद होगा। तो ये नहीं चाहते थे कि बात बढ़ जाए। तो हमें अपने घर का, आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला होता है, घर के अंदर झगड़ा हो, तो हम ये कहते हैं कि यार मेहमान आने दीजिए, घर में फंक्शन होने वाला है, हम लोग बाद में इसको कवर कर लेंगे, अभी चुपचाप हो जाओ। तो यही चीज़ यहाँ पर भी थी। सरदार पटेल और जिन्ना इस जहाज़ पे गए, सैनिकों को समझाया कि ये वक्त नहीं है ये सब करने का, और कैबिनेशन का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हो सकता है। तो सैनिकों को समझ में आ गया। तो ले देकर के छोटी सी घटना है। अगर शाही नौसेना विद्रोह आता है तो ध्यान रखना, ये कैबिनेट मिशन से पहले है, 1 माह पहले, फरवरी में। ठीक, तो क्रम भी हो जाएगा। ये हुआ कहाँ था? मुंबई में। जहाज कौन सा था? तलवार। और इसमें मध्यस्थ की भूमिका किसने निभाई? जैसे होम रूल आंदोलन में, लखनऊ अधिवेशन में नरम और गरम को मिलाने में, हिंदू और मुस्लिम को मिलाने में मध्यस्थ की भूमिका एनी बेसेंट और सरदार तिलक ने निभाई थी, सॉरी। वैसे ही यहाँ सरदार पटेल और जिन्ना ने, और दोनों में सबसे मेन नाम है पटेल जी का। इतनी बातें हैं। और अगली मुलाकात हम करेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन के साथ, जो मार्च में भारत आता है। उसके आधार पर संविधान सभा और बाकी बातें ले दे करके अब हम आज़ादी के बिल्कुल करीब हैं। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।